Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the fifth lecture of kinematics और ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का भी 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या क्या सीख रखा है अब तक हम लोगों ने? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीख लिया, स्पीड वेलोसिटी सीख लिया, एक्सेलरेशन सीख लिया और इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ प्रॉपर डेरिवेशंस मैंने बताया है, एकदम बिल्कुल अच्छे से। डेरिवेशन भी ऐसा बताया कि आप भूल नहीं सकते। ठीक है, इतने अच्छे से डिराइव किया था सारे इक्वेशंस को। ठीक है, और सब पे बेस्ड हाई लेवल के क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में कवर करेंगे ग्राफ्स। ठीक है, वो सारे ग्राफ्स जो कि रिलेटेड हैं काइनेमेटिक्स से। ठीक है, वो सारे ग्राफ्स पढ़ेंगे। एस टी, वी टी, ए टी, ये तीन है, तीनों पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में मैं ये भी सिखाऊंगा कि वैसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करना है या फिर जिनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। जो ग्राफिकली दिए हुए हैं उनको तो उसी तरह से सॉल्व करना है, लेकिन कोई मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आ गया और उस समय क्लिक करना चाहिए ना कि इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएं या ग्राफिकली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस भी सीखेंगे। ठीक है, कि किसे ग्राफिकली सॉल्व करना ज़्यादा इजी है, कम समय में हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है? कम समय में एक्यूरेट आंसर लाना, सही आंसर लाना। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस जिनको ग्राफिकली करना सही होता है वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और क्यों ग्राफिकली ही करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का एकदम सब बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई वगैरह सब। ठीक है, जीवन में कोई कष्ट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्राफ। ठीक है, ये रहा सबसे पहला ग्राफ हमारा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला ग्राफ आता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं क्योंकि समझाने के लिए मुझे जगह चाहिए होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी कर दें। लीजिए, बड़ा भी हो गया। चलिए, आवाज़ जा रही है, दिख रहा है? मैं चेक कर लूँ एक बार। क्या बात है, आवाज़ भी जा रही है, दिख भी रहा है। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब सबसे पहला ग्राफ जो हम लोग को पढ़ना होता है ना, वो पढ़ना होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला ग्राफ होता है। इसका मतलब है कि दो एक्सिस होगी हमारी, एक एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इसको वाई एक्सिस पे पोजीशन को शो करेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम को शो करेंगे। ठीक है, दो एक्सिस हो गया, एस और टी हो गया, ये दो चीज होते हैं। ठीक है, अब कितने तरह का ग्राफ पॉसिबल है यहाँ पे? ठीक है, तो 5 तरह के ग्राफ मैंने लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला तो एक ये लाइन आ सकता है आपको ग्राफ में देखने को, एकदम सीधा, इसको पहला केस मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा केस आपको दिख सकता है एकदम ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ एकदम सीधा ऐसा दिख सकता है। अब ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो है ये स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन मैं एक केस ले रहा हूं जो कि आपको ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लिया और एक ऐसे ऐसे लिया। ठीक है, ये दूसरा केस ले लिया मैंने। तीसरा केस हम लोग क्या लेते हैं कि हो सकता है आपको ग्राफ ऐसा भी दिखे, ऐसा। ये हमारा तीसरा केस है, और जब ऐसा है तो चौथा केस ये हो सकता है, और पांचवा केस कुछ ऐसा होगा। स्ट्रेट लाइन ही होगा लेकिन स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। स्लोप पता है ना, अगर लाइन ऐसी होती है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, अगर लाइन ऐसी होती है तो स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव होगा, यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव होगा। स्लोप मतलब क्या? टेन थीटा पी अपॉन बी, उसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 5 केस हम लोगों को पढ़ने हैं कि ये टोटल 5 केस ही पॉसिबल हैं। ठीक है, ये टोटल 5 केस पॉसिबल है। अब बात करते हैं पहले वाले केस की। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा, आई मीन पहले वाले केस की मैं बात करूं, यहाँ पे भी बता देते हैं। पहले वाले केस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये मेरा एस, ये मेरा टी। इसका मतलब है कि जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका स्लोप भी क्या है? इसका अगर मैं स्लोप देखूं, स्लोप क्या होता है? पी अपॉन बी होता है। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो इसका स्लोप क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। तो स्लोप मेरा क्या होगा? जीरो। और स्लोप एक्चुअल में होता क्या है? डिफरेंशिएशन
स्लोप आप कैसे निकालते हैं? डिफरेंस स्लोप निकालना, तीन चीजें मैंने बता रखी हैं, ऑलरेडी बता रखी हैं मैंने। ग्राफ से रिलेटेड सारे अलग से लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, 2 लेक्चर्स लिए हैं मैंने ग्राफ से रिलेटेड केवल, वहां पे सारे ग्राफ के इक्वेशंस वगैरह मैंने बताया है। और स्लोप वगैरह कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, ग्राफ का स्लोप निकालने का मतलब है कि tan थीटा निकालना, और वो मतलब है डिफरेंशिएशन निकालना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ds अपॉन dt। स्लोप मतलब क्या, स्लोप ऑफ st ग्राफ, मतलब st ग्राफ मतलब क्या, ds अपॉन dt। और आप खुद सोचो ना, ds मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज हो रहा है क्या हमेशा। अगर मान लो यहाँ पे है ना 4 मीटर पे ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, कोई गाड़ी गई यहाँ से, यहाँ पे 4 मीटर है और यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है, हमेशा यहीं से रुकी, यहीं यहाँ पे आके रुक गई, उसके बाद मैंने मोशन स्टडी किया तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद पोजीशन इसका फिक्स है, पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा, मतलब क्या, गाड़ी रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन दिस सिचुएशन। तो अगर ऐसा आपको ग्राफ दिखे, ये पोजीशन ये टाइम आपको दिख रहा है कि पोजीशन तो सेम है, फिक्स है टाइम के साथ, तो मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे होगा। वही चीज लिखा हुआ है, tan थीटा मेरा 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। क्यों? ds अपॉन dt वेलोसिटी होता है। एक और खास बात, स्लोप ऑफ st ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। क्यों? ds अपॉन dt, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है क्या, ds अपॉन dt करेंगे, और ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। कॉमन सेंस की बात है। स्लोप मतलब क्या होता है भैया, फिर से ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बोलूं 9th क्लास के बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 11th वाले भी जिनको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, मान लीजिए कोई है y और x है, ठीक है, मैं एक लाइन खींच दूं यहाँ से और इसको मैं पूछूं कि इसका स्लोप निकालिए, कितना इंक्लाइंड है ये निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। ये मान लो y1 है, ये मान लो x1 है, तो मैं अगर पूछूं इसका स्लोप निकालो तो कैसे निकालते हो, y1 अपॉन x1 करते हो, p अपॉन b, ये tan थीटा ही तो निकालते हो आप, tan थीटा ही तो निकालते हो। स्लोप मतलब क्या, ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है, स्लोप मतलब क्या, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है, तो कितना इंक्लाइंड है, p अपॉन b कर देंगे, हमें ये चाहिए एंगल कितना इंक्लाइंड है, p अपॉन b कर देंगे तो tan थीटा मिल जाता है हमें। तो स्लोप निकालने का मतलब tan थीटा, और tan थीटा निकालने का मतलब डिफरेंशिएशन करना ही होता है, ठीक है, ग्राफ का डिफरेंशिएशन करना मतलब स्लोप निकालना, ठीक है। तो इस केस में चूंकि यहाँ पे s है, यहाँ पे t है, तो ds अपॉन dt मेरा वेलोसिटी होता है। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, तो ds अपॉन dt इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है। तो आई होप क्लियर होंगी ये सारी चीजें। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, आज के बाद ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है, 0 है, क्यों? क्योंकि स्लोप 0 है ना। स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ds अपॉन dt, ये क्या है, वेलोसिटी भी मेरा 0 है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इससे ये मेरा ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन आ गया। ऑब्जर्वेशन किया क्या कि पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन कांस्टेंट है मतलब क्या, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा मतलब क्या, वेलोसिटी रुका, वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो आई होप पहला केस क्लियर है। दूसरा केस देखेंगे अब, इसको अभी रेज कर दूं, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि थीटा मेरा 0, tan थीटा स्लोप वगैरह सब 0, तो पहला केस खत्म। दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस यहीं पे बता देते हैं, दूसरा केस क्या है, ये मेरा s, ये मेरा t, दूसरा केस मेरा ये है। अब खुद सोचिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसका थीटा निकालूं, tan थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह इसका स्लोप बराबर है, यहाँ पे जो एंगल होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, तो स्लोप इज कांस्टेंट हेयर। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है मेरा। स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट, यस। पोजीशन और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो स्लोप मेरा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है इस केस में। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। यही सारी चीजें लिखी हुई होंगी। tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, थीटा भी कांस्टेंट, तो tan थीटा भी कांस्टेंट मतलब स्लोप भी कांस्टेंट, वही बात है, tan थीटा कांस्टेंट। इतनी सारी कंक्लूजन्स इस डायग्राम में आ गई, ठीक है। थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट इज द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, खत्म बात, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में है ये, क्योंकि आप लाइन देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है,
ये भी स्ट्रेट लाइन था लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे पोजीशन भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे टाइम भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है और दोनों इक्वल रेट से चेंज हो रहे हैं। जितना टाइम चेंज हो रहा है उतना ही पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो ds अपॉन dt करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, और जब कांस्टेंट आएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर है। सेकंड केस। थर्ड केस देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे थर्ड केस क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा थर्ड केस। ग्राफ बनाते हैं, ये मेरा S, ये मेरा T, और थर्ड केस का ग्राफ मेरा कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये S, ये T। यहाँ पे स्लोप तो मेरा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे स्लोप निकालोगे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो आपका स्लोप कुछ ऐसा आएगा, थीटा आपका ये आएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो थीटा कुछ ये आएगा, ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे अगर आप एंगल निकालो तो ये कुछ आएगा, यहाँ पे एंगल बड़ा है, यहाँ पे एंगल छोटा है। ठीक है, तो स्लोप मेरा कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। थीटा इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। आप खुद सोचो ना, यहाँ पे एंगल यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फिर से बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे, थीटा यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये क्लिक करना चाहिए सबको। ठीक है, अब क्लिक करेगा। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है ग्राफ में कि यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालोगे ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालोगे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो आपका स्लोप कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए एंगल कितना बड़ा है। यहाँ पे अगर मैं निकलवाऊँ आपसे स्लोप तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये एंगल मेरा ज़्यादा है, ये एंगल मेरा कम है, यानी स्लोप मेरा कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। वैसे भी सोचो, यहाँ पे लाइन हॉरिजॉन्टल के ज़्यादा करीब है और यहाँ पे लाइन वर्टिकल के ज़्यादा करीब है, और यहाँ पे लाइन हॉरिजॉन्टल के ज़्यादा करीब है। और जब लाइन वर्टिकल होता है तो इसका स्लोप इनफाइनाइट होता है, 10-90 डिग्री इनफाइनाइट, और जब लाइन हॉरिजॉन्टल होता है तो स्लोप होता ही नहीं, जीरो। ठीक है, तो जो भी ग्राफ वर्टिकल के जैसा ज्यादा दिखेगा वहां पे एंगल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। जो भी हॉरिजॉन्टल के जैसा ज्यादा दिखेगा उसका स्लोप कम है। तो इस ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, ये ग्राफ यहाँ पे वर्टिकल के जैसे ज्यादा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के जैसे ज्यादा है, मतलब क्या, थीटा मेरा डिक्रीज हुआ है। थीटा डिक्रीज होने का मतलब है स्लोप मेरा डिक्रीज हुआ है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है। स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग, hence velocity is decreasing, velocity is decreasing। किस को क्लियर है ये बात? स्लोप इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये, वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, यानी ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये मेरा S था, ये मेरा T था। ठीक है, वेलोसिटी मेरा डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है, क्यों? क्योंकि स्लोप घटते जा रहा है। और स्लोप क्या होता है एसटी ग्राफ का? वेलोसिटी होता है। आई थिंक थर्ड केस भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। वैसा ही फोर्थ केस है, वो तो देख करके आप क्लिक कर रहा होगा आपके माइंड में। अब तो फोर्थ केस में क्या है देखेंगे ध्यान से, ये S, ये T मान लीजिए, और ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल के जैसे ज्यादा है, यहाँ पे वर्टिकल के जैसे ज्यादा है, तो मेरा स्लोप क्या हो रहा है, सॉरी एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है। स्लोप इज इंक्रीजिंग, हेंस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, बस इतना ही क्लिक होना चाहिए। ग्राफ वगैरह में आपको पता है क्या समझ में आना चाहिए, ग्राफ देखते ही अगर आपको ST ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी का कंडीशन दिखना चाहिए, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन का दिखना चाहिए। अगर VT ग्राफ दिया हुआ है तो ठीक है, जो भी ग्राफ दिया हुआ है ना उससे अगर आपको ये तीन चीज अच्छे से दिख रही है, पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, हो गया ग्राफ। पूरे ग्राफ में यही तीन चीज पढ़ना ही है। पहला ग्राफ पढ़ना है ST, दूसरा पढ़ना है VT, तीसरा पढ़ना है AT। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ग्राफ देख करके पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिख रहा है, आप स्टडी कर चुके हो। यही तीन तो स्टडी करना है अच्छे से। ठीक है, तो अभी पोजीशन टाइम ग्राफ है, हम लोग वेलोसिटी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आगे और अच्छे से जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो वहां पे और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आई होप चौथा केस भी क्लियर है। एक लास्ट पांचवा केस देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे थीटा इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, थीटा इंक्रीज करेगा तो टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा। टेन थीटा इंक्रीज करने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज करना, और वेलोसिटी इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है, तो पांचवा केस क्या है, पांचवा केस देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे। पांचवें केस का ग्राफ कुछ मेरा ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा ये जो एंगल है ना थीटा नेगेटिव, थीटा मेरा नेगेटिव नहीं, थीटा मेरा ऑप्टियूस है। ठीक है, थीटा मेरा ऑप्टियूस है यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब टेन 90 डिग्री से ज़्यादा अगर हो तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मेरा स्लोप आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप मेरा नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी मेरा नेगेटिव आएगा। इन दिस केस वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, लेकिन कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे भी देखो आप, एंगल यही है, यहाँ पे भी आप देखोगे यही होगा, यहाँ पे भी देखोगे आप यही होगा। वेलोसिटी इज नेगेटिव बट कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। अगर मैं पूछूं कि इन पांचों केस में एक्सेलरेशन किस में होगा, यहाँ पे तो वेलोसिटी ही जीरो है। इन दोनों केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। इन दोनों केस में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी भी चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। तो केवल थर्ड और फोर्थ केस में ही एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, वो भी आगे स्टडी करेंगे अच्छे से। तो आई होप पांचों के पांचों केस पोजीशन टाइम ग्राफ के क्लियर हो गए होंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ अच्छे से क्लियर है। क्या क्या पता होना चाहिए, ये पांच केस पॉसिबल हैं। ठीक है, और आपको क्लिक क्या करना चाहिए, पोजीशन टाइम ग्राफ देखते ही वेलोसिटी कैसा है, मोशन कैसा है, और एक्सेलरेशन पॉसिबल है कि नहीं, बस ये तीन चीज क्लिक कर रहा है, खत्म, पोजीशन टाइम ग्राफ खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आता है हमारा क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है ये। यहाँ पे अगर स्लोप अलग अलग है, इसका स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग है ना, थर्ड और फोर्थ केस में। यहाँ पे स्लोप कुछ अलग होगा, यहाँ पे स्लोप कुछ अलग होगा। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो इस पॉइंट का वेलोसिटी आपको देगा। वेलोसिटी चेंज करते जा रहा है ना, तो आप जहां पे डिफरेंशिएट करोगे, जिस पॉइंट का स्लोप निकालोगे, वहां का वेलोसिटी आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे आता है, टेन थीटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, दैट इज वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। इसको इरेज कर दूं मैं अब, समझ में आ गया है? ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक है, वही पांचों केस जो पोजीशन टाइम ग्राफ में पढ़ा, वही पांचों के पांचों केस पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी, देखेंगे ध्यान से। सेकंड मेरा आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ भी इसको बोलते हैं, वी टी ग्राफ। अब खुद सोचिए, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा। ग्राफ पढ़ा चुका हूं, डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब तो पता होना चाहिए वीटी ग्राफ का स्लोप इसका क्या देगा। स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा, एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कैसे देगा देखेंगे ध्यान से। अब खुद सोचिए ना, डिस एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या है। ये अगर मैं बोलूँ ये रहा, ये भी है, ये टी है, और अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई किसी के पार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, कहाँ तक चला ये चला है 5 सेकंड तक। ठीक है, तो मैं आपको बोलूं कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, तो कैसे निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम कीजिए, 10 गुने 5 50 आएगा आपका मीटर, 50 मीटर। ये एक्चुअल में क्या है, एरिया अंडर द कर्व ही तो है, एरिया अंडर द ग्राफ ही तो है। तो एरिया अंडर द ग्राफ इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप निकाल देंगे तो मेरा एक्सेलरेशन आएगा। क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। और पोजीशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt। किसी को कोई डाउट है ना। एरिया निकालना मतलब इंटीग्रेशन करना, स्लोप निकालना मतलब डिफरेंशिएशन करना। ये सारी चीजें तो पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम ध्यान से। ठीक है, अब इसमें भी वही पांचों केस पढ़ने हैं। कौन कौन से,
एक केस तो ये पॉसिबल है, ये वेलोसिटी ये टाइम ग्राफ हुआ, ठीक है। एक केस तो मेरा ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। दूसरा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना ही टाइम में चेंज आएगा। तो पहला केस ये, दूसरा केस ये मान लिया। तीसरा ये हो सकता है, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। चौथा ये हो सकता है। और पांचवा कुछ ऐसा हो सकता है, नेगेटिव स्लोप वाला, ठीक है। ये 5 केस पॉसिबल है यहाँ पे भी, ठीक है। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ही ग्राफ्स वगैरह और साथ में क्या इक्वेशंस वगैरह पढ़ने हैं। तो हमारे केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो इक्वेशंस वगैरह तो सारे कांस्टेंट ही है, तो बेसिकली ग्राफ भी उसी से रिलेटेड पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक्सेलरेशन, लेकिन हाँ यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता था, ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही है। लेकिन चूंकि हम लोगों के सिलेबस में जो इक्वेशंस वगैरह पढ़नी है, जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही वैलिड है, ये तो पता है ना, पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो अब इसके सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सारे पॉसिबल ग्राफ्स पढ़ लेते हैं, देखेंगे ध्यान से। पहला है इसका वही, ये टाइम, इधर मेरा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है तो हमेशा वही है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे नहीं है, 5 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, मतलब क्या, यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। थीटा यहाँ पे 0 है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, तो स्लोप भी मेरा 0 है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। वीटी टाइम का, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, ये पता है ना, पता होना ही चाहिए। ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। इसका स्लोप निकालोगे तो वो डी वी अपॉन डी टी होगा, और चूंकि वो 0 है तो मेरा एक्सेलरेशन 0 है। वैसे क्लिक करे या फिर ग्राफ देख के भी क्लिक करना चाहिए ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी में चेंज आता है तब ना एक्सेलरेशन कुछ आता है, वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, काहे का एक्सेलरेशन। जैसे पिछले वाले पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने बताया था कि जब मेरा पोजीशन कांस्टेंट है तो फिर काहे का वेलोसिटी, तो वैसे ही जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर काहे का एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए, एक्सेलरेशन 0 है तो मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ये, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा इन दिस केस, ठीक है। ग्राफ देख करके ये सारी चीज़ें क्लिक कर जानी चाहिए, ठीक है। पहला ग्राफ देख लीजिए, वही थीटा 0, टेन थीटा 0, एक्सेलरेशन 0, यानी v इज कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं इसी को। दूसरा केस क्या हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये हो सकता है वेलोसिटी और ये टाइम एकदम स्ट्रेट लाइन जाए पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब क्या है, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज कर रही है उसी रेट से टाइम भी चेंज हो रहा है। आई मीन जिस रेट से टाइम बदल रहा है उसी रेट से वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी मेरा स्लोप हर जगह पॉजिटिव आएगा। स्लोप आप यहाँ पे निकाल दो या यहाँ पे निकाल दो, सब जगह एंगल बराबर है, थीटा मेरा सेम है सब जगह का, तो टेन थीटा भी सेम आएगा। और टेन थीटा ही तो स्लोप होता है, तो स्लोप भी मेरा हर जगह सेम है। और स्लोप चूंकि कांस्टेंट है यानी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो मेरा एक्सेलरेशन इन दिस केस कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे, है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेशन है वो भी यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ग्राफ देख करके इतनी सारी चीज़ें क्लिक कर गई तो मतलब ग्राफ आ गया आपको, ठीक है। ये दूसरा ग्राफ। तीसरा पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूंगा अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट्स वगैरह आप अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद के नोट्स से पढ़ने में ज़्यादा, है ना, कम मेहनत लगती है, कम मेहनत में सारी चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि जो लोग, है ना, बोलते कि नहीं हम तो समझने पे भरोसा रखते हैं, तो समझिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट्स जो लोग बना लेते हैं बहुत अच्छी बात है। जो नहीं बना पाते किसी कारण से, ठीक है, आलस आता है या कॉपी कलम लेके नहीं बैठे थे, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे मेरा, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स प्रॉपर, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, एकदम प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। तो स्कूल में भी वही चेक करा देना, मेहनत करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। खैर, तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं ग्राफ की। दो तो कर लिया, तीसरा क्या हो सकता है,
ये रहा मेरा वेलोसिटी, ये रहा मेरा टाइम। तीसरा पॉसिबिलिटी मेरा ये हो सकता है ग्राफ का। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे, थीटा मेरा डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे थीटा सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे स्लोप बताओ, यहाँ पे स्लोप काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो थीटा इज डिक्रीजिंग, हेंस टेन थीटा इज डिक्रीजिंग। अब थीटा डिक्रीज करता है तो टेन थीटा भी डिक्रीज करता है, ये तो पता है ना। हाँ, टेन थीटा इज डिक्रीजिंग, और टेन थीटा डिक्रीज करने का मतलब है कि स्लोप भी डिक्रीज कर रहा है। स्लोप इज डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग। डिक्रीज करने को नीचे वाला एरो फिर डिक्रीजिंग लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यही बात है इसमें, थीटा डिक्रीज कर रहा है, टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम बट इट इज नॉट रिटार्डेशन। हाँ, खास बात ध्यान में क्या रखनी है, यहाँ पे स्लोप भले आपका घट रहा है लेकिन स्लोप कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। स्लोप तो मेरा पॉजिटिव ही है ना, यहाँ भी पॉजिटिव वहां भी पॉजिटिव है, तो इसको रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे। स्लोप इज डिक्रीजिंग बट दिस इज नॉट रिटार्डेशन, दिस इज नॉट रिटार्डेशन, दिस इज नॉट रिटार्डेशन। आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में थोड़ी चला गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाता है तब हम बोलते हैं कि वो रिटार्डेशन है। मान लीजिए पहले स्पीड काफी जल्दी जल्दी बढ़ा रहा था, अब कम बढ़ा रहा है, एक्सेलरेशन अभी भी है लेकिन कम है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मेरा डिक्रीज हो रहा है बट दिस इज नॉट रिटार्डेशन, ये बात ध्यान में रखनी है। कैसे क्लिक किया, ग्राफ मेरा ग्राफ कह रहे हैं, स्लोप मेरा पॉजिटिव है यार, इसका स्लोप चेक करेंगे, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लैरिटी मिल गई होगी। फिफ्थ केस देख लेते हैं इसी का, जस्ट अपोजिट ही होता है। ठीक है, ग्राफ तो बस एस टी और वी टी और फिर फाइनली ए टी इतना ही पढ़ना होता है। ये वी टी, ठीक है, पांच, सॉरी चौथा केस ना, चौथा केस है ये, नॉट थर्ड, दिस वन इज द फोर्थ ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा थीटा बढ़ते जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये लाइन ज्यादा हॉरिजॉन्टल के जैसा है ना, ये यहाँ पे ग्राफ निकालोगे अगर आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं निकालने को तो ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो थीटा मेरा बढ़ रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, हेंस टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा, टेन थीटा इंक्रीजेज, तो मेरा स्लोप भी बढ़ेगा। स्लोप बढ़ने का मतलब है एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, एक्सेलरेशन भी मेरा टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चार केस समझ में आ गए होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। पांचवा केस क्या है, रिटार्डेशन वाला केस होगा, देखेंगे ध्यान से। पांचवा केस क्या है, ये मेरा v होगा, यहाँ पे ये होगा t, और पांचवा केस कुछ ऐसा है जब स्लोप आपका नेगेटिव हो जाए। ठीक है, स्लोप जब नेगेटिव होगा ना तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। थीटा मेरा ऑब्ट्यूस है, और टेन थीटा, जब टेन थीटा की वैल्यू जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो यहाँ पे स्लोप मेरा नेगेटिव होगा, स्लोप मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाना, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है रिटार्डेशन होना। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है बट कांस्टेंट है, यहाँ पे भी वही होगा एंगल, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, तो स्लोप नेगेटिव बट कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव बट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी मेरा कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन भी होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा। किस किस को क्लिक कर गया, पांचों के पांचों केस। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, ये एंगल मत ले लेना भैया, गलती मत करना, ये एंगल नहीं लिया जाता, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं स्लोप लेते वक्त, स्लोप मेजर करते वक्त। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो थीटा मेरा
90 डिग्री से बड़ा है तो tan थीटा नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, बट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, बट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन v डॉट डी टी करेंगे तो वो क्या देगा, हमें पहले बताया है ना। हाँ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, इंटीग्रेशन v डॉट डी टी, और ये क्या क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, यहीं पे बता दिया था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि अगर आप वी टी टाइम ग्राफ का एरिया लेते हो, जिसको इंटीग्रेशन करोगे v डी टी, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी चेंज इन पोजीशन आएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन आता है, ठीक है। अब रह जाता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसको मैं इरेज कर दूं, लिखने वाले लिख चुके हैं, है ना। वीडियो पॉज करके आप लिखते रहना, ठीक है। अब रह जाता है केवल और केवल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तीसरा है ए टी ग्राफ। ए टी ग्राफ, ध्यान से देखेंगे, ए टी ग्राफ, इसमें हमें केवल दो चीज पढ़नी है, ठीक है। एक ये वाला और एक ये केस, ठीक है। पहला केस, एक्सेलरेशन जब आपका कांस्टेंट हो, ये मेरा ए हुआ, ये टी हुआ, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बस इतना ही पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यूनिफॉर्मली। और ये वाला केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मैंने पहला पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। दूसरा केस क्या है, जब एक्सेलरेशन आपका कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता जाए, ठीक है। ये मेरा ए और ये मेरा टी, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखेंगे आपका स्लोप इसका हर जगह बराबर है, ठीक है। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। मतलब उतना, मतलब सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, और बहुत मायने भी नहीं होता, ठीक है। होता तो है, कुछ सिग्निफिकेंस होता है, बट हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालने का कुछ मतलब नहीं है, स्लोप कभी निकालना भी नहीं पड़ेगा आपको, और पूछेगा भी नहीं स्लोप निकालने का, ठीक है। ये वही बात हो गई, अगर मैं आपको ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है ना, एस टी ग्राफ जो होता है, एस टी ग्राफ, इसका स्लोप तो देता है वेलोसिटी, फिर मैं बोल दूं कि इसका एरिया क्या देगा हमको, इसका कोई फिजिकल मतलब नहीं है। एरिया भले आप निकाल दो, डी एस इन एस इंटू डी टी क्या होता है, कुछ होता है क्या, पोजीशन इंटू टाइम, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है। पोजीशन बाई टाइम वेलोसिटी देता है, लेकिन अगर इसका मैं आपको बोल दूं एरिया निकालने को, तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका एरिया का कोई मतलब नहीं बनता, और इसके एक्सेलरेशन हम लोगों के इसका स्लोप निकालने का कुछ मतलब हम लोगों के लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या समझेंगे, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, दिस केस यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और यहाँ पे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो टी पे एक्सपोनेंट जीरो, यानी टी पे बेसिकली डिपेंड कर नहीं रहा, ठीक है। टी आप कुछ भी कर दो, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना हुआ तो इसको ए वेरिजेस विथ टी पे पावर जीरो बोलते हैं इसको, ठीक है। ए वेरिजेस टी पे पावर जीरो, टी पे डिपेंड करेगा, टी कुछ भी कर दो, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है। इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए मेरा वेरी करता है, टी पावर वन है दोनों का, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ ग्राफ वगैरह सब मैंने सिखा रखा है ग्राफ वाले, जब लेक्चर ले रहा था मैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों पे पावर वन है तो स्ट्रेट लाइन आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वही चीज़ है ये, ठीक है। तो आई होप ये तीनों के तीनों ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे एक एक बात, ठीक है। तीन ग्राफ पढ़ने होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, ठीक है, डी एस अपॉन डी टी गिव्स वेलोसिटी। 5 केस होते हैं, ठीक है, पांचों पढ़ा दिए। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, और इसका एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अगर मैं आपसे बोल दूं, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, ये हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इसका एरिया अगर मैं बोलूं,
इंटीग्रेशन ए डॉट डी टी करेंगे ना, तो ये हमें आएगा चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, इसका स्लोप निकालने का कोई मतलब है नहीं हम लोगों के क्लास में। ठीक है, तो आई होप ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स हैं, वो क्या है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उनको अब अच्छे से डिस्कस कर देता हूं मैं, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, दिख रहा है क्या है वो इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स, देखेंगे आप। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए, टोटल एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस। सही बात है, टोटल एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देता है, या डिस्टेंस कह लीजिए, जो कहना हो कह लीजिए। वेक्टर सम ऑफ टोटल एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। वही बात है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस देगा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी चेंज इन पोजीशन देगा। ठीक है, फॉलोइंग ग्राफ्स डू नॉट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस। वो कौन कौन से ग्राफ हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते? तो वो ये सारे ग्राफ हैं एकदम। अगर ऐसा ग्राफ दिख जाए ना, पॉसिबल ही नहीं है, गलत है, ये सारे के सारे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते समझेंगे। देखिए, पहला केस क्या है, पहला तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। खुद सोचिए, ग्राफ कुछ ऐसा है, ये वाला ग्राफ, ये है वेलोसिटी, ये मेरा टाइम। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है। अब खुद सोचिए ना, अगर मैं कोई एक टाइम लूँ यहाँ पे, मान लीजिए इस t1, किसी एक ही टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट का दो दो वेलोसिटी हो सकता है क्या? लगता पॉसिबल रियल लाइफ में भी कभी होता है क्या कि एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी हो, कि आप एक साथ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रहे हो, दूसरी तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रहे हो, 40-20 दोनों स्पीड है एक ही टाइम पे? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल गलत ग्राफ है ये। क्लैरिटी मिल गई। सेकंड केस, पोजीशन टाइम ग्राफ में भी कुछ वैसा ही है, देखेंगे ध्यान से। पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, हाँ, ये पोजीशन एक्स या फिर एस बोल दीजिए, जो बोलना हो बोल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज़, ऐसा कुछ बैलून टाइप का बना रखा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी वही बात आती है। अगर मैं एक टाइम लूँ यहाँ पे भी, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी दो दो पोजीशन पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है कि आप एक ही टाइम पे दो दो जगह दो दो जगह अवेलेबल हो, आपकी दो दो पोजीशन हो? रियल लाइफ में पॉसिबल तो है नहीं। हम अगर यहाँ हैं तो यहीं हैं, वहां जाएंगे तो वहीं रहेंगे। ठीक है, तो एक ही टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ही टाइम पे दो एक्सेलरेशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जब भी ग्राफ वगैरह आए ना, वही चीज है, देख लो, एक टाइम पे दो वेलोसिटी नॉट पॉसिबल, एक ही टाइम पे दो पोजीशन नॉट पॉसिबल, एक ही टाइम पे दो दो एक्सेलरेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो आई होप ये तीनों ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन, इन प्रैक्टिस एट एनी इंस्टेंट बॉडी कैन नॉट हैव टू वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट्स और एक्सेलरेशंस साइमल्टेनियसली। सही बात है, किसी भी एक टाइम पे, एक ही टाइम पे आप दो दो पोजीशन कैसे रख सकते हो? दो दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दूसरा केस देखेंगे, ये है स्पीड और ये टाइम। ध्यान रखेंगे, ये स्पीड है, इट्स नॉट वेलोसिटी, इट्स स्पीड। और ये ग्राफ कुछ ऐसा है नीचे। स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव जाने का मतलब क्या? ये ग्राफ, ये स्पीड और ये टाइम ऊपर है तब तो ठीक है, ऐसे में बना दूं, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, पढ़ा रखा है, स्पीड एंड वेलोसिटी में पढ़ा रखा था। वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट भी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? ये नेगेटिव है, देखो यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। डिस्टेंस, सॉरी, हाँ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन क्या है, स्पीड और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट केस थर्ड देखेंगे, ये पोजीशन और ये टाइम, ये वेलोसिटी और ये टाइम और ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टाइम मेरा कांस्टेंट है। ये ग्राफ लिखने का मतलब क्या है, टाइम आपका कांस्टेंट हो और उस एक कांस्टेंट टाइम पे आपका पोजीशन चेंज हो रहा हो।
आप खुद समझ रहे हो, अगर मैं बोल दूं कि मैं टाइम को रोक दूं, ये टाइम को रोका गया है, टाइम मेरा अगर 5 सेकंड है तो 5 सेकंड पर ही बात हो रही है, टाइम कांस्टेंट है और कोई चीज और बदल रही है, नॉट, ये तो मतलब यूनिवर्स के लॉ के खिलाफ हो गया भैया। टाइम को रोक ही नहीं सकते, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता, टाइम ऑलवेज बढ़ते रहता है, ठीक है। तो अगर आप टाइम को ही कांस्टेंट कर दोगे तो वो भी कांस्टेंट होगी, है ना, जो चीज जहां है वहीं पे रुक जाएगा। बोलते हैं ना समय को रोक दिया, देखा होगा ना कभी किसी मूवी वगैरह में, जब समय रुकता है तो सब चीज एकदम जो जहां है वैसे एकदम स्थिर वैसे हो जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे स्टॉप एज इट इज, ठीक है। तो अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो पोजीशन चेंज थोड़ी होगा। जब आपका टाइम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, टाइम कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। यानी ये तीनों ग्राफ गलत हैं। ये हो सकता है, ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हो सकता है, ये ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं एस बोलूं तो ये पहला ग्राफ, ठीक है। अगर मैं भी बोल दूं यहाँ पे तो भी ये पॉसिबल है, ए बोल दूं तो भी ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। यानी टाइम बढ़ते के साथ आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, या फिर पोजीशन कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन टाइम ही कांस्टेंट हो और ये सब चेंज करे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आई होप ग्राफ क्या होता है, उसका क्या क्या मतलब निकलता है, कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं और कौन कौन से पॉसिबल नहीं हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आई होप मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। और आगे बस अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और उसके बाद घर जाएंगे सर, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे पहला सवाल आपके लिए, ठीक है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज गिवन एच एक्स इक्वल टू 3t, ड्रॉ इट्स एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ। क्या बात है, इक्वेशन दिया हुआ है, तीनों ग्राफ निकालेंगे, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कर लिया, है ना, कुछ लोग तो मेरे ही साथ करते हैं, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करते बिल्कुल, वो भी है ना। खैर चलिए सॉल्यूशन देखेंगे। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लिखने की क्या जरूरत है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे ही रखा था, तो उससे क्लिक करना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज गिवन एज एक्स इक्वल टू 3t, है ना, एक्स इक्वल टू 3t। यानी अगर आप इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, ये मेरा एक्स और ये टाइम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ आपको पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था, जहां पे m मेरा स्लोप होता था, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप मेरा 3 है, यानी स्लोप कुछ तो है, और प्लस में c है नहीं तो ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और इसका स्लोप क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। ये मेरा एक्स टी ग्राफ बन गया, एस टी ग्राफ, ठीक है, पोजिशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्स टी बोल लो या एस बोल लो, जो बोलना है बोल लो। एस टी ग्राफ तो मेरा ये ऐसा कुछ बनेगा, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा एस टी ग्राफ हो गया, ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब पहला ग्राफ बना दिए, दूसरा ग्राफ देखेंगे। दूसरा क्या, हमें वी टी ग्राफ चाहिए, तो उसके लिए पहले हमको वेलोसिटी चाहिए होगा। इसका स्लोप हमें क्या देता है, एस टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, और स्लोप इसका क्या है, 3, यानी वेलोसिटी मेरा 3 है और वो कांस्टेंट है। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा भाई, और टी का 3 मीटर पर सेकंड, जो भी यूनिट हो, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा वेलोसिटी का। अरे एस टी ग्राफ बनाया, ये स्ट्रेट लाइन आया पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और इसका स्लोप मेरा 3 यहीं पे दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो y की जगह पे मेरा x या x जो मान लो, x की जगह पे t है, m मेरा स्लोप होगा, तो यहाँ पे केस में मेरा स्लोप 3, और एस टी ग्राफ का स्लोप मेरा वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी मेरा 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। तो बनाने के लिए बना दो, है ना, ये ऐसा ही कुछ बन जाएगा, एकदम जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। किस किस को क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, है ना, सारा का सारा एक्सेलरेशन मेरा जीरो आएगा इन दिस केस, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देख करेंगे आप, ठीक है। आगे वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय इतना, ड्रॉ इट्स वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ। क्या है, इतना आसान है, एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -2t प्लस 3t स्क्वायर ना, 3t स्क्वायर -2t,
पूछा क्या है, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। तो पहले उसके लिए हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt, यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद इक्वेशन जो है उसका देखेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 6t और ये -2। एक्सेलरेशन भी निकाल ही देते हैं। एक्सेलरेशन निकालेंगे dv अपॉन dt आएगा, dv अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 6 केवल। ठीक है, तो वीटी ग्राफ बना देते हैं। ये मेरा भी -2 भी है ना, तो नीचे भी कुछ जाएगा। ठीक है, वी टी। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। v इक्वल टू है मेरा 6t-2। ठीक है, ये -2 है, यानी नीचे -2 से ये पास करेगा। नीचे -2 अगर मैं बोल दूं यहां से, तो ग्राफ ये कुछ ऐसा जाएगा। और स्लोप मेरा पॉजिटिव है, तो यानी ग्राफ ऐसा ही जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये मेरा वीटी ग्राफ आएगा। किस किस को क्लियर है ये बात? ठीक है, क्लियर है यहां तक सारी चीजें। अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है हमेशा, 6 है। क्या हो गया, ये ए और ये टी, हाँ। एक्सेलरेशन 6 है। ठीक है, मान लो ये 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मेरा एक्सेलरेशन है, और ये थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट। तो एटी ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आएगा, वीटी ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जब टाइम मेरा 0 है, उस टाइम पे वेलोसिटी कुछ होगा, कितना होगा निकाल देंगे यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे टाइम कितना होगा, वेलोसिटी इस टाइम पे 0 है ना, सॉरी। तो यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं कैसे, 6t-2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो t इक्वल्स टू 2/6, यानी 1/3 सेकेंड होगा। ये होगा मेरा 1/3 सेकेंड। टाइम भी आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो जो भी पूछे ग्राफ देख के बस निकाल देना है जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे बढ़े। इतना आसान है बस, है ना, ऐसे बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ग्राफ वगैरह बनाते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम origin and moves with constant acceleration, draw its। चारों ग्राफ बनाने हैं, क्या बात है, इस बार तो vx भी बनाना है। ये मजा आएगा। सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अभी के अभी। या सॉल्व, है ना, देखेंगे ध्यान से, सॉल्यूशन देखेंगे। पार्टिकल है एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो vt ग्राफ मेरा क्या आएगा, ये भी और ये t। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। किसी को कोई दिक्कत है ना, ये तो मैंने vt ग्राफ बना दिया। at ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो at ग्राफ बना देते हैं। at ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आएगा, ये a और ये t। इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत है क्या, vt ग्राफ में और at ग्राफ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, xt ग्राफ भी बना देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन है ना, देखेंगे ध्यान से, लेकिन उसके लिए हमको x और t में रिलेशन चाहिए होगा। आप देखेंगे ध्यान से, इसको मैं अगर बोलूं तो v मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। ठीक है, लिख सकते हैं। हमें चाहिए x और t में। v इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी v इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है सीधे, अगर मैं बोलूं x अपॉन टी। ठीक है, तो v के बदले x अपॉन टी लिख सकते हैं इधर, x अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इधर केवल दोनों t से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर x और ये t स्क्वायर, यानी ग्राफ मेरा कुछ पैराबोला टाइप बनेगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? यही रिलेशन निकाल दिया मैंने। कैसे निकाला, ध्यान से देखेंगे। इस वेलोसिटी मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पहले ग्राफ तो ये बना दिया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये भी मुझे क्लिक कर रहा है। यहां से इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दोनों पे पावर 1 होगा। ठीक है, v को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन टी लिख सकते हैं। दोनों t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इधर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t खत्म, केवल x, और इधर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर आ गया। दोनों x और t के बीच का रिलेशन आ गया। ग्राफ बना दो अब, ये x ये t। अब बनेगा तो पैराबोला। कैसे बनेगा, ऐसे बनाएं सर, या ऐसे बनाएं सर, कैसे बनाएं? मैंने बता रखा है, जिसका पावर कम होता है ग्राफ उसकी तरफ मुड़ता है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आई बात? जिसका पावर कम होता है ग्राफ उसकी तरफ मुड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा कौन सा ग्राफ हो गया, एक्सटी ग्राफ हो गया।
है ना। चौथा क्या निकालना है, वी एक्स ग्राफ बनाना है, मतलब वी एक्स ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हमें वी और एक्स के बीच का रिलेशन चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे, इससे निकाल लेते हैं ना, ये तो है ना, वी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टी के, ठीक है। हमें टी को हटाना है, तो x इक्वल टू वी अपॉन टी होता है ना, सॉरी v इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी होता है, v इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन v होगा, तो t के बदले x अपॉन v लिख दें, x अपॉन v, दोनों और v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। चाहिए किसके किसके बीच में, v और x के बीच में ग्राफ चाहिए, यानी v यहाँ और x यहाँ। पावर किसका कम है, x का, तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा होगा, v और x के बीच में ग्राफ वैसा होगा। किस किस को क्लियर है, चारों के चारों क्लियर है, बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ें, अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब बढ़िया सवाल है, ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। ये क्वेश्चन जिससे हो गया ना बहुत बढ़िया से, सवाल में समझा देता हूं, ध्यान से देखेंगे। A particle starts from rest from origin, its 80 ग्राफ इज गिवन। 80 ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये रहा मेरा A और ये मेरा T है, ठीक है। ये 10 है स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कांस्टेंट है फॉर 1 सेकंड। उसके बाद 0 है 1 से 2 सेकंड के बीच में, फिर 2 से 3 सेकंड के बीच में -10 का एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको गिवन है, आपको बनाना क्या क्या है, उसी के रिस्पेक्ट में वीटी ग्राफ बनाना है और एक्सटी यानी पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी सवाल बनाएंगे, क्विक। बना लिया, ठीक है। देखेंगे ध्यान से कैसे होगा। एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है ना, पहला 1 सेकंड, ये 0 से लेकर के 1 सेकंड है, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, सब जगह 0 है, ठीक है। ये 0, ये 0, सब जगह। 1 सेकंड में मेरा स्टार्टिंग का 1 सेकंड मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा तो स्टार्टिंग का 1 सेकंड मेरा वेलोसिटी, ऐसा कुछ ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा कुछ बनाऊंगा, ठीक है। और इसका जो स्लोप आएगा वो 10 के बराबर आएगा, ठीक है, यानी ये यहाँ पे भी 10 होगा, प्लस का 10, ये क्या होगा 10। तो आप इसका स्लोप निकाल दोगे, 10/1 करोगे स्लोप, तो इसका मेरा 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो यानी ये जो पॉइंट होगा ना जहाँ पे ये खत्म होगा वो भी 10 होगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया, ये 10 होगा, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए ध्यान से देखेंगे। आई मीन ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाला पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो ये 10 मीटर पर सेकंड होगा, और ये ग्राफ 0 से लेकर के 10 मीटर पर सेकंड तक जाएगा 1 सेकंड पे। उसके बाद मेरा एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि वेलोसिटी उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, यानी ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो वही रह जाएगी। किस किस को क्लियर हो गई ये बात, वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट हो गई अगले 1 सेकंड के लिए। उसके बाद मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट ही है 10 है, तो यानी ठीक नेगेटिव बना देंगे ऐसा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा नेगेटिव हो गया, है ना, 0 टच करना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ये स्टार्टिंग का 10, ठीक है, इसका नेगेटिव स्लोप हो गया, यानी एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव शो कर रहा है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो मेरा बन गया। अब बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, ध्यान से देखेंगे। 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन भी कुछ है, ठीक है, तो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ कितना आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव है, यानी ग्राफ तो मेरा ऊपर उठता हुआ ऐसा कुछ आएगा 1 सेकंड के लिए, ऐसा कुछ। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, और अच्छे से बनाऊं अगर मैं तो यहाँ से शुरू करना है ना, यहाँ से शुरू होके ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ऐसा पहले 1 सेकंड की मैं अगर बात करूं, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा निकाल दो ना आप, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी वगैरह सब है ही, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, एस इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू मेरा 0 है, खत्म। हाफ ए मेरा कितना है 10, टी मेरा कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5, यानी पहला 1 सेकंड में ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा ये, यानी ये जो पॉइंट होगा ना ये 5 मीटर होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
अगले 1 सेकंड में मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी 10 है, और 1 सेकंड के लिए तो 10 मीटर ये और ऊपर जाएगा, और ग्राफ मेरा एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा कुछ जाएगा ऐसा। ठीक है, और ये कौन सा होगा? 5 पे तो पहले था, 10 मीटर और ऊपर गया होगा भाई। 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड कांस्टेंट है और 1 सेकंड तक गया है, तो यानी 10 और जोड़ दीजिए तो ये 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगले सेकंड में वेलोसिटी मेरा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी स्लोप इसका घटते हुए बना देना है, पैराबोलिक टाइप, यानी कुछ ऐसा। और ये कितना जाएगा? 5, 15, फिर और 5 जाएगा क्योंकि है ना, तो और ये 20 जाएगा। निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे आप निकालोगे तो हाफ एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो गया ना, -10, और वेलोसिटी यहाँ पे 10 था। देखिए ध्यान से, उसका कैसे निकालेंगे? S इक्वल टू, इसके बाद से मेरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कितना है? 10, तो 10 गुने अगले 1 सेकंड का निकालना है तो 1, माइनस का हाफ, 10 मेरा ये था, और 1 का स्क्वायर तो निकालना ही है, तो ये 10 -5 करेंगे तो ये भी 5 ही आएगा, यानी 5 मीटर ये और जाएगा। यानी ये जो मेरा पॉइंट होगा ये 20 मीटर वाला होगा, ये 20 मीटर का पॉइंट होगा, 20 मीटर। ठीक है, यानी पहले ग्राफ कुछ ऐसे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी ऐसा। क्लियर है? किन किन से ये सारे मतलब ग्राफ बन गए थे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने बनाया है। जैसे मैंने बनाया है वैसे ही अगर आपने बना लिया था तो फिर मतलब क्या ही कहना, बहुत हाई लेवल के है ना, थिंकिंग है आपकी एकदम, काफ़ी आईक्यू बहुत तेज है। ठीक है, क्लिक किया सबको? ये सब क्लिक करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्लोप, है ना, स्लोप देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव ही है। एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है बट वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव ही है, तो स्लोप तो मेरा पॉजिटिव ही रखना था तीनों में। ठीक है, यहाँ पे स्लोप मेरा नेगेटिव है क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो तीनों का स्लोप मेरा पॉजिटिव ही रखना था। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी सभी लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ें। और यहाँ पे ऐसे क्यों बनाया और यहाँ पे ऐसे क्यों बनाया, तो देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, तो स्लोप मेरा बढ़ते हुए होना चाहिए। यहाँ पे स्लोप मेरा बढ़ रहा है, स्लोप मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी मेरा घट रहा है, तो स्लोप मेरा घटते हुए होना चाहिए ना, तो ग्राफ ऐसे ही तो बनाएंगे। कॉमन सेंस। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सब चीज़ कैसे निकाला, ये 5, 15, 20 कैसे आए वो तो निकाल के बता ही दिया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। A car starts from rest and moves with constant acceleration alpha for some time, then it retards uniformly at the rate beta and finally comes to rest. If total time of motion is t, then draw its VT graph. Find maximum velocity, find total distance. हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसको चाहो तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के करो, उससे भी होगा, या फिर चाहो तो वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी ग्राफ बनाना है वो बना बना के सॉल्व किया ना, बहुत कम टाइम में सॉल्व होगा। देखेंगे ध्यान से, सॉल्यूशन देखेंगे इस सवाल का। ठीक है, करूं मैं? आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, पहले सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से आप लोग भी, है ना। देखेंगे ध्यान से सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, पहले वीटी ग्राफ मैं बना लेता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ बनाना है। ठीक है, वी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखेंगे ध्यान से। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी वी मेरा इनिशियली 0, यानी ग्राफ मेरा ऐसे कुछ जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी ऐसे जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम तक जाएगा। ठीक है, मान लिया ये टाइम टी है। ठीक है, अल्फा एक्सेलरेशन है। ठीक है, अल्फा एक्सेलरेशन है फॉर सम टाइम, देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट द रेट बीटा एंड फाइनली कम्स टू रेट। फिर रिटार्ड करता है। ठीक है, और फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, यानी फिर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे एंगल फाई बन रहा है। ठीक है, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम भी पता नहीं कितना लग रहा है। इफ टोटल टाइम ऑफ मोशन इज कैपिटल टी, टोटल टाइम ऑफ मोशन मेरा कैपिटल टी है, तो इतना दूर कितना हो जाएगा, टी माइनस टी होगा। ये इतना दूर स्मॉल टी था। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, ये तो मेरा ग्राफ वगैरह बन गया। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है,
अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, ये मेरा कुछ भी मैक्सिमम होगा, ये जो मेरा भी होगा ना, ये भी मैक्सिमम होगा, यही पूछ रहा है। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, देखेंगे ध्यान से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। अभी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट पार्ट के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का लगा रहे हैं, ठीक है। तो भी मेरा जो भी आएगा वो भी मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। u मेरा 0 है, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा अल्फा है, पॉजिटिव है अल्फा, और टाइम मेरा यहाँ पे t लग रहा है, t लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा भी आ गया कितना, अल्फा इंटू टी, पहले वाले केस में, ठीक है। भी मैक्सिमम मेरा इतना आ गया, भी मैक्सिमम ही आया है ये, भी मैक्सिमम, ठीक है। भी मैक्सिमम मेरा इतना आया, ठीक है, पहले वाले केस से। दूसरे वाले केस से देखते हैं भी मैक्सिमम कितना आता है। भी मैक्सिमम इक्वल्स टू होता है, भी मैक्सिमम क्या, भी इक्वल्स टू होता है क्या, u प्लस ए टी होता है। दूसरे, अब दूसरे केस में भी इक्वल्स टू, ये इक्वेशन अब दूसरे वाले केस में लगाएंगे, भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरे केस का फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 है, इनिशियल मेरा भी मैक्स वाला है, तो भी के बदले 0 और u के बदले वही लिखेंगे, अभी भी लिखते हैं, छोड़िए, ठीक है। u प्लस ए टी है ना ये, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसके बदले अल्फा टी लिखी दो, अल्फा टी प्लस एक्सेलरेशन मेरा इस केस में कितना है, माइनस बीटा, तो ये माइनस बीटा टी आएगा, अल्फा टी माइनस बीटा। टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम टी नहीं ना, वो तो टी होगा, ठीक है। u प्लस ए टी, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, t माइनस टी। ध्यान से देखेंगे, इस केस में मैंने इक्वेशन लगाया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस केस के लिए मेरा u कितना है, अल्फा टी, ये वाला v मैक्सिमम मेरा u इनिशियल हो जाएगा सेकंड केस के लिए, ठीक है। सेकंड केस के लिए ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना निकाला था, अल्फा टी निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, t माइनस टी, तो t माइनस टी, एक्सेलरेशन माइनस भी था तो वो कर दिया। यहाँ से देखेंगे तो अल्फा टी कितना आ जाएगा, प्लस बीटा टी माइनस बीटा टी, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा, नहीं समझ में आया, इसको इधर कर दो, इस ये जो है ना इसको इधर करेंगे तो ये आएगा बीटा टी माइनस टी इक्वल टू अल्फा टी। अब समझ में आ रहा है, बीटा कैपिटल टी माइनस बीटा स्मॉल टी इक्वल्स टू अल्फा टी, ठीक है। इसको उधर कर देंगे तो बीटा कैपिटल टी इक्वल्स टू कितना आएगा, अल्फा टी, सॉरी ये स्मॉल टी है ना, अल्फा टी, अल्फा स्मॉल टी प्लस बीटा टी आ गया, ठीक है। अब इसमें से टी कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा इक्वल्स टू ए स्मॉल टी। टी कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा, उसको इधर कर दिया तो बीटा कैपिटल टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये मेरा टी आया। टी मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मेरा जो भी मैक्सिमम क्या आया था, ये आया था अल्फा टी। भी मैक्सिमम मेरा क्या आया था, अल्फा टी। और स्मॉल टी क्वेश्चन में नहीं दिया, ये तो मैंने माना है स्मॉल टी, क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल टी अल्फा और बीटा दिया है। तो इस स्मॉल टी को क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है उसके फॉर्म में लाना था, इसलिए इतना मेहनत किया। तो अल्फा टी के बदले क्या लिख सकते हैं, बीटा टी अपॉन, तो भी मैक्सिमम मेरा कितना आया, भी मैक्सिमम मेरा कितना आया, अल्फा, और स्मॉल टी के बदले बीटा टी, सॉरी कैपिटल टी है, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, भी मैक्सिमम आ गया। अब केवल वेलोसिटी निकालने में इतना मेहनत लगा है, डिस्टेंस निकालने में है ना, फिर इतना का डिस्प्लेसमेंट अलग निकालो, फिर इतना का अलग निकालो, फिर दोनों को जोड़ो, है ना। तो मेथड आपको समझ में आ गया कि काफ़ी लंबा जाएगा, अगर ग्राफ इक्वेशन, सॉरी अगर इक्वेशन वगैरह लगाएं तो। ग्राफिकली देखिए कितना जल्दी होता है, इसको मैं इरेज कर दूं, है ना, आंसर उतना ही आएगा, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे उतना ही आएगा। देखेंगे ध्यान से कैसे, ग्राफिकली कैसे वैसे उतना जल्दी आएगा, देखेंगे। ये रहा मेरा, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, भी मैक्सिमम अपॉन टी, यानी भी अपॉन टी अभी लिख देते हैं, ठीक है। भी मैक्सिमम को भी बोल देते हैं अभी, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू भी अपॉन टी होगा। tan थीटा मतलब क्या, स्लोप, और स्लोप मेरा क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, यानी ये अल्फा इक्वल्स टू भी अपॉन टी है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो भी इक्वल्स टू अल्फा टी, यहाँ से भी आया भी इक्वल्स टू अल्फा टी है, ठीक है। ये छोड़िए, सेकंड वाले केस में देखेंगे tan फाई क्या होगा, tan फाई भी अपॉन टी माइनस टी,
किसी को कोई दिक्कत? इतना पहले देख लीजिए। v/t - t लिखने में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है ना? ठीक है, tan थीटा वगैरह वो सब लिखने में। आगे बढ़े, अब देखेंगे ध्यान से। tan फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका स्लोप क्या है? बीटा है। tan फाई बीटा है। बीटा इक्वल्स टू v/t - t लिख सकते हैं। फिर से देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, देखेंगे ध्यान से। tan फाई इक्वल्स टू v/t - t। ठीक है, tan थीटा। tan थीटा p/b। ठीक है, अब यहां से v मेरा कितना आएगा? बीटा t - t। ठीक है, ये भी और ये भी तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अल्फा टी मस्ट बी इक्वल्स टू बीटा t - t। इसको सॉल्व कर दीजिए। अल्फा टी इक्वल्स टू बीटा टी माइनस बीटा स्मॉल टी, ये इधर फिर आएगा। तो अल्फा टी प्लस बीटा टी इक्वल्स टू बीटा कैपिटल टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा? स्मॉल टी बराबर, स्मॉल टी बराबर वही आएगा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद भी इक्वल टू अल्फा टी होता है, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालेंगे, वही आ जाएगा आंसर। भी मैक्सिमम आपका कितना आएगा? अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना? इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन हाँ, पहले से थोड़ा सा जल्दी तो हुआ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ें। अब ग्राफिकली सॉल्व करने का एक फायदा क्या होता है ना, देखेंगे ध्यान से। आपको वेलोसिटी निकालने में हो सकता है भले टाइम वगैरह लगा, जो लगा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से। फाइंड टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। आपने भी मैक्सिमम जैसे निकाला ना, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, पहले आप इस इतना निकालोगे फिर इतना निकालोगे। ठीक है, दोनों का एक साथ नहीं निकाल सकते इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके। क्यों? इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग है, यहाँ पे अलग है, एक साथ तो नहीं लगेगा। इतना दूर का अलग, इतना दूर का अलग, फिर दोनों को जोड़ो। उससे बढ़िया हमें ये पता चल गया ना कितना है, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। टाइम पूरा टी पता ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, एरिया ले लो ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। तो 1/2 इंटू बेस मेरा पूरा टी, हाइट मेरा अल्फा बी कैपिटल टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना? ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? ये आएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। सॉल्व, है ना? अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। ग्राफिकली निकाला तो जल्दी आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो जल्दी आ गया, नो डाउट। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते तो पहले इस पे लगाओ, फिर उस पे लगाओ, फिर निकालो, क्या दिक्कत है? ठीक है, वैसे ही वी मैक्सिमम निकालने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है। ठीक है, ग्राफिकली भी सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो, टाइम तो जाएगा। आगे बढ़ें हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि, है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव में नहीं लिया आपने। भैया अगर एंगल में इधर से लेता तो नेगेटिव लेता, एंगल में उधर से लेता तो नेगेटिव लेता। ये मेरा एंगल 90 से कम ही है ना, तो tan थीटा पॉजिटिव ही लेंगे ना। ऑलरेडी ये उसमें से मेकअप हो गया होगा। मैंने एंगल ये वाला माना है, ये वाला मानते तो लेते नेगेटिव, हमको हम कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस tan बीटा लिखते, फिर बीटा मेरा ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो फिर मतलब समझ में आ रहा है ना, ये एक्यूट एंगल लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एंगल लिया है, ठीक है, इसलिए सीधे लिखा बीटा। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी होगी यहाँ पे, अगर डाउट आ रहा हो किसी को तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर सम टाइम, देन इट स्टार्ट्स यूनिफॉर्मली 3 मीटर पर सेकंड एंड कम्स एट रेस्ट। इफ टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 5 सेकंड, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। उसी टाइप का सवाल है। अब मैंने जो बताया था कि वैसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे? जिनमें दो अलग अलग टाइप की मोशन की बात हो रही हो और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो।
ठीक है। अब चूंकि एक्सेलरेशन अलग अलग है तो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले इसके लिए लगाओ, फिर इसके लिए लगाओ, फिर जोड़ो, तब आएगा। उससे बढ़िया ग्राफ बनाएंगे, सीधे एरिया निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, खत्म। ठीक है, देखेंगे ध्यान से सॉल्यूशन इसका। पहले आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लिया? अब मैं करूं, देखेंगे ध्यान से। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इतना फॉर सम टाइम, देन इट रिटार्ड्स। वीटी ग्राफ बनाते हैं उस, है ना, जो भी पूछा है सब आ जाएगा। ठीक है, ये वी और ये टी। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, कब तक है नहीं पता, फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के लिए है, मान लिया वो टाइम टी है। देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली विथ 3, उसके बाद ये 3 से रिटार्ड भी करती है ना। तो एक्सेलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे है 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एंड कम्स एट रेस्ट, ठीक है। इफ टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 5 सेकंड, पूरा 5 सेकंड लगा है। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैक्सिमम वेलोसिटी ये तो बहुत इजीली आ जाएगा यार, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v मेरा ये मैक्सिमम वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो u मेरा 0, a मेरा 2 है, 0 प्लस a मेरा 2 है। टाइम तो पता ही नहीं है, टाइम तो पता नहीं है। तो v इक्वल्स टू आया 2t, कोई बात नहीं, टाइम निकालेंगे अब। कैसे आएगा, यहाँ पे लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अब। ठीक है, कैसे लगाएंगे, लगाएंगे अगेन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। v मेरा इस केस में फाइनली 0 है तो 0, u मेरा 2t है ना, ये v 2t के बराबर, तो 2t माइनस का 3, और टाइम मेरा कितना लगेगा, 5 - t। अब यहाँ से मेरा t आएगा, तो 2t -15 प्लस 3t इक्वल्स टू 0, प्लस 3t प्लस 2t यानी 5t इक्वल्स टू 15। तो t इक्वल्स टू 3 आएगा, t इक्वल टू 3 सेकंड आया ये, यानी ये 3 सेकंड आया। 3 सेकंड आने का मतलब है कि अब मेरा v मैक्स आ जाएगा। तो v मैक्स कितना आएगा, 2 × 3 = 6 मीटर पर सेकंड, मेरा v मैक्सिमम आ गया। ठीक है, अब अगर किसी को वो फॉर्मूला याद है ना, b अल्फा टी, क्या होता है v मैक्स का फॉर्मूला इन दिस केस, अल्फा बीटा इंटू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। तो वो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या क्या है, 3 दूनी 6, 3 गुने 2 गुने टाइम कितना था 5, डिवाइडेड बाई 3 2 5, तो 5 से 5, 3 दूनी 6 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट ऐसे आएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है, जो पीछे यहाँ पे डिराइव किया है, कहाँ गया ये वाला। अगर आपको याद है तब तो सीधे ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस मेरा पूरा 5 है, हाइट मेरा 6 है, तो 2 से ये 3 यानी 5 3 15 मीटर। सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है सवाल को। आगे बढ़ें, आगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। A particle starts from rest and moves with constant acceleration इतना for 10 सेकंड, then with constant speed for next 30 सेकंड, then retards uniformly at the rate of इतना and comes at rest. Find total distance traveled। ये तो आसान, इसमें वेलोसिटी निकालना नहीं है, केवल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, लगाओ, 3 अलग 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 केस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ, है ना। कौन सा ग्राफ बनाएंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, वी टी टाइम ग्राफ बनाएंगे। वी टी टाइम ग्राफ क्यों, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पूछे तो स्लोप निकालेंगे, डिस्टेंस पूछे तो एरिया निकालेंगे। ठीक है, एकदम परफेक्ट एक ग्राफ बनाएंगे, उससे सारा काम होना चाहिए। तो वो वी टी ग्राफ ही है जो सारा काम कर देगा आपका। देखेंगे ध्यान से। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आवाज जा रही है ना, हाँ चलिए। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। और 10 सेकंड, क्या बात है, टाइम दिया हुआ है आपकी बार, वाह, मज़ा ही आ गया 10 सेकंड के लिए। देन विथ कांस्टेंट स्पीड फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट
30 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेकेंड है। उसके बाद देन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 4 एंड कम्स एट रेस्ट, ठीक है। उसके बाद रिटार्ड कर गया और यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसके लिए भी मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। तो भी क्या होता है, भी इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है। तो भी मेरा क्या हो जाएगा, यू मेरा 0, ए मेरा 2 है 10 सेकंड के लिए, यानी भी मैक्सिमम मेरा 20 आ गया, ये मेरा 20 आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टाइम भी निकालना है ना, तभी तो टोटल टाइम निकालेंगे ना। तो भी मेरा 20 है तो ये भी 20 है मेरा, फाइनल मेरा 0 हो गया। तो अब इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और टाइम निकालेंगे। तो भी इक्वल्स टू होता है यू प्लस का 80, ठीक है। भी मेरा 0 होने वाला है, अभी मेरा 20 है, माइनस का ए कितना है 4, और टाइम कितना लगा निकल जाएगा। तो 4t आएगा मेरा 20, तो t आएगा आपका 5, यानी 5 सेकेंड और, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल निकाल देते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे ध्यान से। अब ये तो 1/2, पहले 1/2 इंटू बेस मेरा 10 और यहाँ पे हाइट मेरा 20, प्लस ये ट्रायंगल है तो 30 गुने 20, प्लस 1/2 इंटू ये और कितना 5 आया था ना, 30 था, हाँ ये और 5 है, तो 1/2 इंटू बेस 5 और हाइट मेरा 20 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से गया ये 5 बार में, यानी ये 100, प्लस इधर 600, यहाँ पे आएगा ये 10, यानी ये आएगा 50। तो आपका टोटल आएगा 750 मीटर का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो आई होप ये सवाल भी क्लियर होगा सभी लोगों को, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। केवल डिस्टेंस निकालना था टोटल, उसके लिए आपको पहले टाइम वगैरह सब निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे इतना दूर का कितना आया तो उसके लिए टाइम निकाला, फिर ऐसे। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, आवाज़ जा रही है, लेट मी चेक, हाँ। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद स्पीड इतना, फाइंड आउट स्पीड है, स्पीड है वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो मॉडुलस में है। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड, क्या बात है, ये सवाल करके दिखाओ। पार्टिकल होगा, पार्टिड नहीं, पार्टिकल, ठीक है। स्पेलिंग एरर, टाइपिंग एरर, जो बोल लो। सॉल्यूशन करेंगे भैया इसका, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये जो क्वेश्चन है बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपको स्पीड दिया हुआ है और आपसे डिस्टेंस पूछा है, यानी इंटीग्रेशन करना है, कीजिए, निकालिए जल्दी, ठीक है। अब जिन्होंने मेरा ग्राफ वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, अगर उनको ये कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पता है तो ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, लोग क्या करेंगे ना, t-2 है, ठीक है, v इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करना है तो एरिया आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा t²/2 और इधर -2t। अब t 0 से 4 वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आंसर निकाल दीजिए। ऐसे ही करेंगे ना आप लोग, गलत हो जाएगा। 4 रखेंगे फिर 0 रखेंगे और आंसर निकाल देंगे, गलत आएगा। ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। देखेंगे इस सवाल को कैसे करते हैं ध्यान से। v इक्वल्स टू मेरा t-2 है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा क्या है, 1 से 4 सेकंड के बीच में, 0 से 4 नहीं, इन फर्स्ट 4 सेकंड, है ना, यानी 0 से 4 ही मान लो, हाँ। और वेलोसिटी मेरा नेगेटिव, स्पीड मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पे t0 रख दूं, 1 रखूं, छोड़ो 1 रखूं, स्पीड तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा ना। मॉडुलस को अगर मैं हटा दूं, v इक्वल्स टू t-2, आपने इंटीग्रेशन इसका किया, मॉडुलस t-2 का नहीं किया, आपने इंटीग्रेशन इसका किया। और यहाँ पे अगर मैं t1 रख दूं तो स्पीड मेरा नेगेटिव कभी हो सकता है क्या, पता चला गलती कहाँ हो रही थी। जब आपने सीधे इसको इंटीग्रेट किया तो आप मान के चल रहे हो कि स्पीड मेरा नेगेटिव है, तो ये मॉडुलस में देने का क्या मतलब है फिर। वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वेलोसिटी कह रहे हैं, स्पीड मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं उस केस में, देखेंगे ध्यान से। जिन्हें ग्राफ वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा फिर भी देखेंगे, समझ में आएगा, मैं समझा रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। v इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, t-2, है ना, मॉडुलस ब्रैकेट। अब इसके दो केस पॉसिबल हैं। अगर आपका t 0 से लेकर के
और 2 से छोटा है तो मेरा टी नेगेटिव, वेलोसिटी मेरा नेगेटिव जा सकता है। अगर टी आपका 0 से 2 के बीच में है तो ये नेगेटिव जा सकता है। और अगर टी मेरा 2 या उससे बड़ा है, ठीक है, 2 से 4 के बीच में, 1 से 4 तक लेके जाना है तो 4 तक है, ठीक है, तो मेरा ये पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इक्वेशन t-2 ठीक है। टी मेरा 2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये t4 है तब तो उस केस में वो पॉजिटिव आएगा। t-2 इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है उस केस में, ठीक है। कब से कब तक? t अगर 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा हो तो इस केस में तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर मेरा t 0 और 2 के बीच में है ना, तो ये मेरा होगा नेगेटिव। दिमाग लगाएंगे, अगर ये नेगेटिव हो रहा है, t-2 मेरा नेगेटिव हो रहा है ना, ठीक है, माइनस साइन से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अगर मैं चेंज ही कर दूं, 2 माइनस टी कर दूं, इसको एक बार माइनस साइन से मल्टीप्लाई ही कर दूं, ये वैल्यू मेरा नेगेटिव आएगा, भी मेरा नेगेटिव आएगा, भी मेरा नेगेटिव आएगा ना, इस केस में भी मेरा नेगेटिव आएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस भी नहीं आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगा मेरा 2 माइनस टी। अब गेम देखो आप, अब यहाँ पे t 0 से 1 2 के केस के बीच में भी मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव, क्या किया, बस साइन चेंज कर दिया। अब करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dt, कहां से कहां तक, 0 से 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे t-2 का, t-2 का विथ रिस्पेक्ट टू dt, कहां से कहां तक, 2 से 4, ठीक है, 0 से 2 और 2 से 4 कीजिए। अब तो कर दो भैया, इंटीग्रेशन कर दो, ये भी मैं ही करूं, खैर करते हैं, आइए देखेंगे। 2 का इंटीग्रेशन 2t माइनस t² 2, 0 से 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे t² 2 माइनस का 2t, इंटीग्रेशन तो हटा दो भैया, इंटीग्रेशन साइन अब खत्म, ये आएगा 4 से 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले 2 पुट किया तो 4, माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4/2 यानी 2, और 0 पुट कर देंगे तो खत्म ही खेल, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2, प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 पुट किया तो 4 चौक 16/2 8, माइनस यहाँ पे 4 पुट किया 8 यानी ये तो खत्म, 8 माइनस 8 यानी 0। उसके बाद आता है माइनस में 2 पुट करेंगे, है ना, आई मीन 8, पहले 4 पुट किया था, 8 माइनस 8, फिर माइनस, अब 2 पुट किया, 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2, तो 2, 2 दूनी यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2 2, माइनस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे आएगा ये 2, ये प्लस, और ये -2 तो -+2 यानी 4 मीटर आएगा आपका आंसर इन दिस केस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आंसर आएगा 4 मीटर। और अगर आपने केवल इसको इंटीग्रेट किया रहता ना t-2 को 0 से 4 तो आंसर कुछ हो रहा था और वो गलत आता, ठीक है। आपका स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इन द केस व्हेन द t इज बिटवीन 0 to 2 आपको इक्वेशन रिवर्स करना होता है, देन इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। स्पीड मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि है ना स्पीड मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो उस केस में इक्वेशन रिवर्स करना पड़ता है, देन इंटीग्रेट करते हैं। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत जगह ये प्रैक्टिस नहीं कराया जाता, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, ठीक है। वैसे भी नीट का लेवल अब अच्छा हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए सवाल, हाँ ये भी बढ़िया सवाल है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी की अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर लिया, देखेंगे ध्यान से सवाल को, ठीक है। सवाल क्या कहता है, लास्ट सवाल है, ठीक है, और मजेदार सवाल है। द पोजिशन xt ग्राफ्स फॉर 2 चिल्ड्रन A and B रिटर्निंग टू देयर स्कूल O to their homes P and Q, returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown in figure. Choose correct entries in the brackets below.
ये रहा इक्वेशन। ओ मेरा स्कूल है, पी और क्यू घर है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ए वाले का घर पी है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये ए का वाला, ये ए का लाइन है और इसका घर मेरा पी है, ठीक है, और बी वाले का घर मेरा क्यू है, ठीक है, समझ में आ गया। अब सवाल पढ़ते हैं। ए या बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी या ए, कौन स्कूल के ज्यादा करीब है? तो ये मेरा स्कूल है ये, और ये मेरा होम है। तो पी जो घर है वो स्कूल के ज्यादा करीब है। पी किसका घर है? ए का घर है, ये ए का लाइन है ना, देखेंगे ध्यान से, ए का है, ठीक है, क्योंकि क्यू ए से टकरा नहीं रहा, ए केवल इसी लाइन से टकरा रहा है पी वाले से, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पी घर है वो ए का ही है, यानी ए ज्यादा करीब है, यानी ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। क्लियर है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है, यानी यहां पे बी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा, ए या बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, पहले कौन स्टार्ट करता है? देखो टी, आई मीन सॉरी, बी यहां से, मान लो यहां से, ये ए एकदम स्टार्टिंग से ही लगा हुआ है ना, घर जाने में, तो ए पहले स्टार्ट करता है, तो अगेन यहाँ पे भी ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, ठीक है, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी ए बी। ए या बी वॉक्स फास्टर देन बी या ए, दोनों में तेज कौन चल रहा है? तो आप देखिए ना, बी बाद में चलना शुरू किया, ठीक है, लेकिन पहुंचा पहले ही है ए से, ठीक है, इसका टाइम देखो और इसका टाइम देखो लगभग, ठीक है, तो बी बाद में चलना शुरू किया लेकिन अपने घर पहले पहुंचा है, घर उसका दूर भी है, तो बी काफी तेज चला है, ठीक है, तो बी वॉक्स फास्टर देन ए, यहां पे आएगा बी, यहां पे आएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे घर पहुंचे हैं, हाँ हाँ सेम ही टाइम पे घर पहुंचे हैं, टाइम मैंने सॉरी गलत, सेम टाइम पे घर पहुंचे क्या? हाँ, इस टाइम पे ये भी बी पे पहुंच गया है, ए पहुंच गया अपने घर पे और बी भी पहुंच गया है, दोनों सेम टाइम पे पहुंचे हैं, ठीक है, फिर भी बी जल्द ज्यादा तेज चल रहा है, देखो ना आप, ये बाद में चलना शुरू किया और कम टाइम पे पहुंच भी गया, ठीक है, तो बी मेरा तेज चल रहा है, ए और बी दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, नॉट ऑन डिफरेंट टाइम, दे रीच द होम ऑन द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पे पहुंचे हैं, ठीक है, ये रहा मेरा टाइम, और दोनों इस टाइम पे अपने अपने घर पे पहुंच गए हैं। ए या बी ओवरटेक्स बी या ए ऑन द रोड वंस या ट्वाइस, कौन ओवरटेक किया है? तो जो पीछे रहता है वही ओवरटेक करता है, तो बी ओवरटेक किया है किसको? ए को एक बार, बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस, है ना, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे वंस, किस किस को क्लियर है ये सारी बातें? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया था एकदम ग्राफ को स्टडी करने के लिए, ठीक है, तो आई होप एक एक चीज क्लियर हो गया होगा, ग्राफ से रिलेटेड कोई डाउट रहा नहीं होगा आपके मन में, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फालतू का क्यों लगाना है, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो आई होप एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, और बस इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, सी यू सुन। इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कवर करेंगे, ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।